नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे संबंधी मामले को नई पीठ के पास भेजने का निर्णय करते हुए 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय कानून के तहत की गई थी। प्रधान न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़ ने बहुमत का फैसला सुनाते हुए एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे पर विचार के लिए मानदंड निर्धारित किए। हम आपको बता दें कि अपने कार्यकाल के आखिरी दिन प्रधान न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़ ने 4-3 के बहुमत के फैसले में कहा, अजीज पाशा 1967 के फैसले में अपनाया गया यह दृष्टिकोण कि यदि कोई शैक्षणिक संस्थान किसी कानून के माध्यम से अपना वैधानिक चरित्र प्राप्त करता है तो वह अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित नहीं है, खारिज किया जाता है। प्रधान न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की ओर से फैसला लिखा। हम आपको याद दिला दें कि 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1967 में एस अजीज पाशा बनाम भारत संघ मामले में फैसला दिया था कि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। अब प्रधान न्यायाधीश ने कहा, एएमयू अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है या नहीं, इस पर फैसला इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। बहरहाल, अदालत के फैसले पर आ रही तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात श्री अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक के नाम पर स्कूल, कॉलेज, बोर्ड, ट्रिब्यूनल, आयोग, मंत्रालय और विश्वविद्यालय चल रहे हैं और जनता का हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक की परिभाषा आज तक तय नहीं हुई है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों का फैसला आ गया है। 4 जजों की एक राय है और 3 जजों की अलग राय है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने तो यहां तक कह दिया है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। जस्टिस सूर्यकांत की अपनी अलग ओपिनियन है, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी की अपनी अलग ओपिनियन है और 4 माननीय जजेस, माननीय चंद्रचूड़ साहब, माननीय जस्टिस संजीव खन्ना साहब, जस्टिस पारदीवाला साहब, जस्टिस मनोज मिश्रा साहब, उनकी 4 की अपनी अलग ओपिनियन है। जो पहले वाला फैसला था 5 जजों की बेंच को, उसको उन्होंने ओवरटर्न किया। लेकिन एक विषय पे आज फिर वही छूट हो गई है, फिर से उसको छोड़ दिया गया कि भारत में माइनॉरिटी है कौन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फैसले आते जा रहे हैं, 2 जज का फैसला, 3 जज का फैसला, 5 जज का फैसला और आज 7 जज का फैसला। लेकिन आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने यह नहीं डिसाइड किया हु इज माइनॉरिटी, हाउ टू आइडेंटिफाई माइनॉरिटी। जो टीएमए पाई केस था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कह दिया था कि माइनॉरिटी की पहचान नेशनल लेवल पे नहीं होगी बल्कि राज्य स्तर पे होगी। टीएमए पाई केस में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने यह कहा था कि चूंकि हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को स्टेट पे आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेट लेवल पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए रिलीजियस माइनॉरिटी को भी स्टेट लेवल पे आइडेंटिफाई करेंगे। कहने का मतलब चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उसकी पहचान राज्यवार होगी, न कि राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर कोई माइनॉरिटी होगा ही नहीं। लेकिन उस टीएमए पाई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिफिनीशन नहीं बताई माइनॉरिटी की। न तो भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, न भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है। माइनॉरिटी कमीशन बन गया है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गया है, माइनॉरिटीज़ के नाम पे वक्फ बोर्ड बन गया है, माइनॉरिटी के नाम पे वक्फ ट्रिब्यूनल बन गया है। लेकिन जो सबसे बेसिक सवाल है कि अल्पसंख्यक है कौन, किसको कहते हैं माइनॉरिटी, 1% वाला माइनॉरिटी, 0.5% वाला माइनॉरिटी, आखिर माइनॉरिटी है कौन? आज तक ये डिसाइड ही नहीं हुआ कि माइनॉरिटी को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। यूएन की डिफिनेशन कहती है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन। ऐसा समुदाय, ऐसा ग्रुप जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो और संख्या में जो नगण्य हो, 1% से भी कम हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। अगर उस डिफिनीशन के हिसाब से हम देखें तो भारत में क्रिश्चियन माइनॉरिटी नहीं हो सकते, मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि एक और भी डिफिनीशन है कि जिस कम्युनिटी ने कभी रूल कर लिया हो उस देश पे, उसको भी वहाँ माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता। तो यहाँ 500 साल के आसपास मुस्लिम ने रूल किया तो मुस्लिम कम्युनिटी को माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता। लगभग 150 साल, 200 साल क्रिश्चियन ने रूल किया, अंग्रेज़ों ने रूल किया, उनको भी माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता।
कायदे से यूएन की डिफिनीशन के हिसाब से यहाँ पे केवल पारसी को माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है, यहूदी को माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है और बहाई को माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है, कुछ और भी हैं उनको मिल सकता है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी बात यह है कि माइनॉरिटी को जब आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करें या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करें, तो भारत के अंदर देखेंगे या पूरी दुनिया को देखेंगे। जैसे पूरी दुनिया में 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं। अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन होगा? क्या पूरी दुनिया में जो 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं उसमें से अगर एक भी आदमी यहाँ भारत में रहेगा उसको हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मानेंगे, या भारत के अंदर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी देखेंगे, भाई ठीक है यूपी में कोई अगर तमिल है उसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मान लेंगे, तमिलनाडु में कोई हिंदी बोलने वाला है उसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मानेंगे, या चाइनीज़ बोलने वाले को भी, फ्रेंच बोलने वाले को भी, और भी जो दुनिया में सभी भाषाओं को हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मानेंगे। और अगर विदेशी भाषाओं को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलेगा, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी केवल भारतीय भाषाओं में ही ढूंढा जाएगा, तो फिर उसी पैरामीटर के हिसाब से विदेशी रिलीजन को भी माइनॉरिटी दर्जा नहीं मिल सकता। भाई भारत के अंदर जो रिलीजन शुरू हुए, एक बार उनको हम समझें, उनको माइनॉरिटी मेजॉरिटी देखें, समझ में आता है। भाई ठीक है पंजाब में सिख ज़्यादा हैं, सिख भारत का रिलीजन है, तो वहाँ पे हिंदू को माइनॉरिटी भी दे दिया। लेकिन विदेशी रिलीजन अगर हम ढूंढना शुरू करेंगे कि विदेशी रिलीजन वालों को माइनॉरिटी दर्जा देंगे, फिर तो दुनिया में 1100 रिलीजन है, क्या हम सभी रिलीजन वालों को माइनॉरिटी दर्जा दे देंगे? मुझे लगता है ये सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। आज तक इस पे सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्यों नहीं जाना चाह रहा है, सरकार इसको क्यों नहीं डिफाइन कर रही है, ये बात आप खुद तय कर लीजिए। लेकिन एक बेसिक सवाल आज तक डिसाइड ही नहीं हुआ है कि माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्या विदेशी भाषा वालों को भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मानेंगे, क्या विदेशी रिलीजन वालों को भी रिलीजियस माइनॉरिटी मानेंगे, और माइनॉरिटी मानेंगे तो माइनॉरिटी का जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो नेशनल लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि भारत के 9 राज्यों में संख्या के हिसाब से हिंदू खत्म हो चुके हैं, फिर तो 9 राज्यों में हिंदू को माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए। अगर टीएमएपाई केस के हिसाब से देखें तो भारत के अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज चलते हैं तो 800 जिलों में 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, हिंदू कम हो चुके हैं, तो फिर 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदुओं को माइनॉरिटी दर्जा मिलना चाहिए। अगर तहसील के हिसाब से देखें तो 6000 तहसील में 1500 तहसीलों में हिंदू माइनॉरिटी हो चुके हैं, हिंदू खत्म हो चुके हैं, फिर तो वहाँ भी हिंदुओं को माइनॉरिटी दर्जा मिलना चाहिए। बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, वहाँ 300 की 300 में हिंदू खत्म हो चुके हैं, डेमोग्राफी बदल गई है, तो इसका मतलब पूरा बॉर्डर हमारा माइनॉरिटी से घिर जाएगा, 9 राज्यों में माइनॉरिटी की सरकार बनेगी। एक और भी बड़ा इशू है, अब नागालैंड में 90% क्रिश्चियन है, सरकार किसकी बनती है? क्रिश्चियन की। अब सरकार जो बनती है वो मेजॉरिटी की बनती है, तो नागालैंड की जो सरकार है क्रिश्चियन के हिसाब से देखें तो माइनॉरिटी की सरकार, क्योंकि क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है, लेकिन बहुमत हमेशा उन्हीं को बनता है। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब जो जीते हैं, हिंदू वहाँ मात्र 2% है, मुस्लिम वहाँ 96% है कश्मीर में, तो क्या फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार माइनॉरिटी की सरकार है, मेजॉरिटी की सरकार है? ऐसे ही मेघालय में जो सरकार चल रही है क्रिश्चियंस की, जहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, या आपके मिजोरम में जो सरकार चल रही है, या नागालैंड में सरकार चल रही है, ऐसे राज्यों में जहाँ हिंदू खत्म हो चुके हैं, वहाँ जो सरकार है उसको माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, वो तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी जो चुनता है वो बन जाता है। तो जहाँ लोग सरकार बना चुके हैं वो माइनॉरिटी कैसे कहलाएंगे? भारत के 1/3 लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम्स या क्रिश्चियन डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा। भारत के 1/3 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम्स या क्रिश्चियन डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा। 1/3 प्रधानों का भविष्य भी या तो मुस्लिम तय करते हैं या क्रिश्चियन तय करते हैं। 1/3 पार्षदों का भविष्य भी या तो मुस्लिम्स तय करते हैं या क्रिश्चियन तय करते हैं। फिर मुस्लिम और क्रिश्चियन को माइनॉरिटी दर्जा कैसे मिल सकता है? इसलिए मेरा ये मानना है कि जो पूरी समस्या खड़ी हुई है, समस्या सॉल्व बिल्कुल नहीं हो रही है। समस्या इसलिए सॉल्व नहीं हो रही है क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन तो बन गया, लेकिन माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया। माइनॉरिटी फिर मिनिस्ट्री भी बना दिया, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया। वक्फ बोर्ड भी चल रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल भी चल रहा है, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया। मदरसा वाला कानून आ गया, मदरसा पे भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया। केंद्र सरकार हज़ारों करोड़ रुपए माइनॉरिटी के नाम पे खर्च कर रहा है, माइनॉरिटी आज तक डिफाइन नहीं किया। राज्य सरकारें हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं, माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया। जब तक माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करेंगे, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन नहीं बनाएंगे, ये तय नहीं करेंगे कि पूरी दुनिया के भाषाओं को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मानेंगे, केवल भारतीय भाषाओं को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मानेंगे, पूरी दुनिया के रिलीजन को
रिलीजियस माइनॉरिटी मानेंगे या केवल भारत के रिलीजन को रिलीजियस माइनॉरिटी मानेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। चाहे वो मदरसा वाला जजमेंट है या आज ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जजमेंट है, इस जजमेंट से कोई वास्तव में चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन न तो सरकार माइनॉरिटी को डिफाइन करना चाहती है, लगता है कि माइनॉरिटी को डिफाइन करते उसके भी हाथ जल जाएंगे, और न सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जा रहा है। सरकार को समझ में आता है भाई ठीक है, वहाँ पॉलिटिकल इशू होता है, वहाँ वोट लेना होता है, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस विषय पे क्यों नहीं जा रहा है, माइनॉरिटी को डिफाइन क्यों नहीं कर रहा है, यूएन की डिफिनेशन को अडॉप्ट करके उस पर एक जजमेंट क्यों नहीं पास कर रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।